चलिए गुड इवनिंग सभी को। संजना, अक्षय, अंकिता, ईशा, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने कहाँ पे फिनिश किया था? कल हम लोगों ने फिनिश किया था अकबर पे। अकबर जी की हो गई थी डेथ और अब आएंगे अकबर के बेटे, लेकिन ऐसे तो आएंगे नहीं अकबर के बेटे, कुछ तो कारण होगा, है ना? हम्म, तो कुछ तो कारण होगा जो जहांगीर आए। कैसे आए जहांगीर, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअल में, जो अकबर जी हैं हमारे, नॉर्थ इंडिया तो पूरा कैप्चर कर चुके थे। ठीक है, अब वो नर्मदा वैली के नर्मदा वैली के फिर नर्मदा रिवर के साउथ में एक्सपेडिशन करना चाहते थे और साउथ में जाना चाहते थे और साउथ इंडिया को भी कॉन्कर करना चाहते थे। और इस साउथ इंडिया को एक्सपेडिशन को इन्होंने लीड किया इन द ईयर 1601 में इन्होंने खंडेश, खंडेश कहाँ पे पड़ता है? प्रेजेंट जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है खंडेश। तो खंडेश को ये कॉन्कर करने का बड़ी इजीली कॉन्कर भी इन्होंने कर लिया और इनका ये लास्ट एक्सपेडिशन बना। ठीक है, तो इन्होंने 1601 में ही कॉन्कर दी फोर्ट ऑफ आसीरगढ़। ठीक है, आसीरगढ़ जो कि पार्ट था किसका? खंडेश का। अब जब ये वहाँ पे गए तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे कि जब हुमायूं लड़ने गए थे कहाँ पे, शेरशाह सूरी से, ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल के साइड। तो उनका जो भाई था उसने क्या किया था, उसने बोला कि भाई मतलब उसको जब पता चला कि हुमायूं हार गया, ठीक है, तो उसने बोला कि हुमायूं जी तो अब नहीं रहे और अब हम यहाँ के जो है दिल्ली सल्तनत के मतलब या फिर यहाँ के राजा हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसने खुद को ही राजा घोषित कर दिया। उसी तरह जब ये यहाँ पे, वैसे तो अकबर जब साउथ इंडिया में गए तो उन्होंने ये बैटल हारा नहीं, जीत गया, उसको कॉन्कर कर लिया, बट दिल्ली में जो इनका बेटा था दैट इज जहांगीर, उसने रिवोल्ट कर दिया और उसने राजगद्दी पे खुद को स्थापित कर लिया। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो अकबर को जल्दी से जाना पड़ा। कहाँ से? यहाँ से, यानी कि साउथ इंडिया से। इस वजह से इनको तुरंत जाना पड़ा और ये जो अपना बाकी का जो साउथ इंडिया का जो उनका सपना था उसको वो नहीं एक तरह से साकार कर पाए। क्यों? ड्यू टू जहांगीर। तो अकबर को बैक टू दिल्ली जाना पड़ा, बट जहांगीर के जो तेवर थे वो बदल चुके थे। ठीक है, और जहांगीर को चाहिए था फुल इज्जत। तो इस वजह से यहाँ से धीरे धीरे अब अकबर की तबीयत होने लगती है खराब और अकबर की फाइनली हो जाती है डेथ इन द ईयर 1605। और अकबर की डेथ के बाद अब आएगा जहांगीर थ्रोन पे, और जहांगीर थ्रोन पे आता है इन द ईयर 1605 से लेकर 1627 तक ये थ्रोन पे रहेगा। कौन? जहांगीर। जहांगीर की अगर बात करें तो इसका ओरिजिनल नेम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था कि जल्दी से आप बताइए बाबर का ओरिजिनल नेम क्या था? कल हम लोगों ने देखा था जहीर खान से रेट करके, है ना, जहीरुद्दीन। तो इस तरह इसका नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या फिर इसको प्रिंस सलीम के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको जहांगीर को सलीम के नाम से भी जानते हैं। ही इज नोन फॉर स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एस्टैब्लिश्ड जंजीर आदल और चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस। तो इसने एक पूरी जंजीर बना रखी थी, उसमें काफी सारे घंटे टंगवा रखे थे कि अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो इसको बजा सकता है। तो एक तरह का ये जंजीर आदिल था। कहाँ पे? आगरा फोर्ट में। इट इज अ काइंड ऑफ चेन ऑफ जस्टिस। ऑलराइट, अगला पॉइंट है हमारा, इन 1611 जहांगीर मैरिड मेहरुन निसा, विडो ऑफ शेर अफगान, अ पर्शियन नोबलमैन ऑफ बंगाल। लेटर ऑन शी वाज गिवन द टाइटल नूर जहां। नूर जहां एक्सरसाइज ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट अफेयर्स, शी वाज मेड द ऑफिशियल पातशाह बेगम। एक्चुअल में शेर अफगान यानी कि जो जहांगीर था उसने एक एक्सपीडिशन लीड किया था, ठीक है, जहां पे अफगानी डायनेस्टी रहती थी, खासकर बंगाल में। मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया था कि यहाँ पे अफगान सभी भी रिसाइड कर रहे थे। जो शेरशाह सूरी था वो भी एक अफगान था और वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा था? बंगाल में, जहाँ पे हुमायूं उसको हराने गए थे लेकिन हरा नहीं पाए थे। कन्नौज में, चौसा में हारे, कन्नौज में हारे, फिर फाइनली भागना पड़ा। फिर जब हुमायूं उसकी शेरशाह की जब डेथ हो गई तब वापस आ पाए हुमायूं। तो जहांगीर ने यहाँ पे एक्सपेडिशन लीड किया और इस अफगान को हराया, शेर अफगान जिसका नाम था, और इसकी जो वाइफ थी उससे शादी कर ली, मेहरुनिसा, जो कि बाद में जिसको नूर जहां का टाइटल दिया किसने? जहांगीर ने। और जहांगीर से बहुत प्यार करता था, ठीक है, और इसीलिए पातशाह बेगम का भी टाइटल दे दिया। और यही नहीं बल्कि इसके जो घर वाले थे उसको भी कोर्ट में अपॉइंट कर लिया। जैसे इसका भाई था ब्रदर था असफ जहा, उसको अपॉइंट कर लिया, इसके फादर को अपॉइंट कर लिया। तो जिसके ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है नूर जहां का अब हो चुका था, जो स्टेट अफेयर्स थे उसमें। और अभी हम आगे चल के देखेंगे यही कारण है कि क्यों बाद में जहांगीर की लड़ाई हो जाती है अपने बेटे जिसका नाम है शाहजहां। बट जहांगीर का बेटा तो आपको पता है शाहजहां है, लेकिन शाहजहां मेहरुनिसा उसकी मां नहीं है। मतलब ये है कि जो मुगल लोग होते थे ये लोग एक दो शादी नहीं करते थे, एटलीस्ट 10-15 तो करनी पड़ेगी भाई।
एटलीस्ट 10 तो करते ही थे, ठीक है, 15 हैं, किसी के 20 हैं शादियाँ, तो इस तरह से मतलब वाइफ्स हुआ करती। तो जहांगीर की एक और शादी थी, एक और वाइफ थी इनकी, मनमती या फिर जगत गोसाई या फिर जोधाबाई, जो कि मारवाड़ की थी, जो कि कछवा प्रिंस थी। कछवा एक राजपूत डायनेस्टी है, और उसकी प्रिंसेस थी जोधाबाई, उनसे शादी करी जहांगीर से, और इन्हीं से ही बेटा हुआ शाहजहां। In 1608, Captain William Hawkins, a representative of East India Company, came to Jahangir's court. He was given the mansab of 400। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ये मनसब क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मनसब पता होगा कि मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने स्टार्ट किया था। और ये होता क्या था, यहाँ पे जट और सवार, जट के बेसिस पे, जट का मतलब क्या है, आर्मी मैन, इसके बेसिस पे ही रैंक डिसाइड होती थी, जिसको कि मनसब बोला जाता था। अगर आपका मनसब कम है, जैसे 100 200 300 इस तरह से, तो आपको कैश में पेमेंट होती थी। और अगर नहीं है, यानी कि जिसको हम नकदी बोलते थे, और अगर नहीं है ऐसा आपके पास मतलब हाई मनसब, जैसे कि हमने देखा था कि एक कोका जी थे हमारे और एक राणा मान सिंह जी थे, जिनके पास 7,000 का मनसब था, तो उनको जागीर मिलती थी, यानी कि लैंड, पार्ट ऑफ लैंड, और वहाँ के रेवेन्यू राइट्स मिलते थे। हेरिडेटरी राइट नहीं होते थे, रेवेन्यू राइट होते थे, ठीक है। तो इसको मनसब दे दिया गया, किसको, हॉकिंस को, जो किसके कोर्ट में आया था, जहांगीर के। तो सबसे पहले अगर पूछ ले कि कौन सा ब्रिटिशर आया था, तो वो आया था विलियम हॉकिंस। किसके कोर्ट में आया था, जहांगीर के कोर्ट में आया था, ठीक है। और उसके बाद 1615 में आया सर थॉमस रो, और इसने जो है यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की जो परमिशन है वो जहांगीर से ली। और जहांगीर अननोइंगली या फिर बोल सकते हैं कि यही जो है जहांगीर के जो बोल सकते हैं जो वंशज है उसको ख़त्म करने का भी इन्हीं को रोल जाता है, किसको, ब्रिटिशर्स को। वो अभी आगे देखेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई कि सबसे पहले कौन सा ब्रिटिशर आया था, विलियम हॉकिंस, ठीक। और ये जहांगीर के कोर्ट में आया था, बट इसको मनसबदारी मतलब मनसब मिल गया था 400 का। और सर थॉमस रो इन 1615 आए अगेन जहांगीर के कोर्ट में, और इन्होंने एक तरह से फाइनली इनको परमिशन मिल गई टू स्टैब्लिश अ ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत। नाउ अगला पॉइंट है हमारा, ही कैप्चर्ड अ पार्ट ऑफ अहमदनगर, मलिक अंबर सीडेड हिम द टेरिटरी ऑफ बालाघाट। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं है ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरे को हम लोगों ने देखा था जब विजयनगर पढ़ रहे थे और डेक्कन्स सुल्तान्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो कृष्णा रिवर थी, कृष्णा रिवर के जो नीचे वाला जो रीजन है, इसको हम पूरा विजयनगर किंगडम बोलते हैं। अभी मैं मैप भी आपको दिखाऊंगा ऊपर, ठीक है, अभी आगे आएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ पे हमारा था बहमानी किंगडम, और ये बहमानी किंगडम जो है 5 डेक्कन सुल्तान्स में बिखर गया था, टूट गया था, है ना, 1488 के टाइम पे। कौन कौन से थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, ये सारे हमारे क्या थे, 5 किंगडम के नाम थे। तो उनमें से जो अहमदनगर, यहाँ पे अहमदनगर लोकेटेड था, नीचे आपका बीजापुर था, यहाँ गोलकोंडा था, ठीक है, ये आपका अहमदनगर था। और ये जो अहमदनगर है ये जो है कैप्चर कर लिया था किसने, जहांगीर ने, ठीक है। तो यहाँ से अब साउथ इंडिया में आप देखिएगा कि किस तरह से ये लोग जा रहे हैं। मलिक अंबर कौन था, अहमदनगर का रूलर था उस समय। ये एक्चुअल में एक इथियोपियन था, जिनको एबिसीनियन भी बोलते हैं, इथियोपियन या फिर एबिसीनियन। इथियोपिया से इसका मतलब एक्चुअल में तो इसके बारे में बहुत अर्ली लाइफ के बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि मलिक अंबर को ये माना जाता है कि ट्रेड मतलब एक, इसके माँ बाप बहुत गरीब थे और इसको मतलब स्लेव के तौर पे स्लेव मार्केट में बेच दिया गया था। देन जो एक रूलर था वो यहाँ पे लेके आया था, और देन मतलब काफ़ी एबल रूलर था, और इसने पूरे अहमदनगर पे रूल मतलब अपना स्टार्ट कर दिया। और ये जो है मलिक अंबर ने बहुत रेजिस्ट किया, इनको खदेड़ के रखा था मुगलों को काफ़ी टाइम तक। वो मैं पूरे डीप में स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज उतना नीडेड नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो मतलब इनको खदेड़ के रखा था काफ़ी टाइम में, बट आखिरकार जहांगीर ने थोड़ा मराठाओं से बना के, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे मराठा रहते थे और मराठा का बड़ा बोलबाला रहता था। यहाँ पे जितने भी 5 किंगडम थे सभी चाहते थे कि उनकी टेरिटरी में या फिर उनके किंगडम में मराठा का रोल रहे, बिकॉज मराठास बहुत ही एबल फाइटर्स हुआ करते थे, मतलब बहुत ही स्विफ्टली अपना जो है टारगेट चेंज करते थे, और बहुत ही एजाइल एक तरह से इनकी मिलिट्री हुआ करती थी मराठास की। तो मलिक अंबर ने भी इनको अपॉइंट कर रखा था, बट धीरे धीरे जैसे इनकी पोजीशन ग्रो होती गई तो वैसे इनमें एरोगेंस बढ़ता गया मलिक अंबर में, और ये चीज़ जहांगीर को रियलाइज़ हुई और उसने मराठास के साथ जो है थोड़ा सा अलायंस बना के इनको हराया। किसको, मलिक अंबर को। एक्चुअल में इनको कंबाइंड आर्मी को हराया, जो बीजापुर, गोलकोंडा और ये अहमदनगर हैं जो हमने देखा था, जिन्होंने मिलकर तालीकोटा 1565 में विजयनगर को हराया था, यही तीनों को इसने हराया जहांगीर ने। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि अंबर ये मतलब मेन तो लीडर ही थे, तो इनको जो है
हारना पड़ा और ये हार के चुप नहीं बैठे, फिर से लड़े और फिर से हराया तीनों को जहांगीर ने। इस बार जो है मलिक अंबर की एक तरह से पोजीशन हो जाती है वीक, और ये भी समझ जाते हैं जो बीजापुर और गोलकोंडा, और ये आपस में लड़ने लगते हैं उसके बाद में। तो ये सारी चीज़ें साउथ इंडिया में भी चल रही थी, बिकॉज जो इस टाइम पे ना अकबर के एंड तक हमने देखा था कि किस तरह आसिरगढ़ का जब किला उसने एक्वायर किया अकबर ने, तो उसके बाद ही आप ये समझ लो कि साउथ इंडिया में पैर रख गया मुगल का। और अब यहाँ से जहांगीर भी गया, उसने अहमदनगर को ऑक्यूपाई किया, मलिक अंबर ने सीडेड हिम द टेरिटरी ऑफ बालाघाट की टेरिटरी दे दी थी, ये सारा काम हुआ। एंड देन ही किल्ड दी 5th सिख गुरु जिनका नाम है अर्जुन देव, ठीक है। एंड प्रिंस खुर्रम एंड महावत खान रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। तो ये जो हमारे सिख गुरु थे, हम लोगों ने जब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे भी इस चीज़ को देखा था कि जो हमारे 5th सिख गुरु थे, जिन्होंने कि आदि ग्रंथ कंपोज किया था, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था, वही गुरु अर्जन देव जो है, इनको मारा था जहांगीर ने। क्यों मारा था? क्योंकि इनका जो एक बेटा था खुसरो, ठीक है, खुर्रम नहीं, प्रिंस खुर्रम तो शाहजहाँ है, ठीक है, शाहजहाँ ही प्रिंस खुर्रम है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो खुसरो है, ठीक है, जो खुसरो है एक्चुअल में, खुसरो, उसको इसने रिवोल्ट किया था, किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये चीज़ जहांगीर ने ही चालू करी थी, क्या कि अपने ही फादर के खिलाफ रिवोल्ट करना। और ये चीज़ बाद में बहुत डेडली प्रूव होती है मुगल किंगडम के लिए, बिकॉज इससे ये होता है कि वही ना, जब घर में आपस में लड़ाई होगी तो कोई तीसरा बंदा फ़ायदा उठाता है, और वही तीसरा बंदा जो है नोबिलिटी होती थी जो कोर्ट में, उसने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। बिकॉज जहांगीर ने अपने पहले फादर अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, तभी साउथ इंडिया से भाग के आना पड़ा था इनको हमने देखा था भी अकबर को। उसी तरह वही चीज़ इनके भी बेटों ने करी, और वो आगे कंटिन्यू रहेगी। तो खुसरो खान को शरण दे दी किसने? अर्जुन देव ने। तो इस चीज़ से चिढ़ गया जहांगीर ने, इनको मरवा डाला। प्रिंस खुर्रम एंड महावत खान रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। अभी प्रिंस खुर्रम और महावत खान कौन है? प्रिंस खुर्रम कोई और नहीं, शाहजहाँ है, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो मैं बोल रहा हूँ साउथ इंडिया में जो जहांगीर के टाइम पे हुआ, वो इन्हीं दोनों ने ही किया। किसने? प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहाँ, और जो दूसरा हमारा महावत खान, इन्हीं दोनों ने, ठीक है। महावत खान कौन था? मिलिट्री कमांडर था इनका जहांगीर का। इन्होंने ही साउथ इंडिया में जो है ये सारी चीज़ें कैप्चर करी थी। तो शाहजहाँ को काफ़ी अच्छे से पता था साउथ इंडिया वगैरह के बारे में, और जहांगीर तो वहाँ पे बैठे थे नूरजहाँ के साथ, ठीक है। और नूरजहाँ धीरे धीरे इंटरनल अफेयर्स में प्ले कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि शाहजहाँ दिल्ली आए और शाहजहाँ जो है थ्रोन पे बैठे, बिकॉज एक तरह से देखें तो शाहजहाँ उसका लड़का नहीं है। शाहजहाँ किसका लड़का? जोधा बाई, जो हमने देखा, जो कछवा प्रिंस है, ठीक है। तो महावत खान कौन है? उनका। तो महावत खान और इन दोनों ने रिवोल्ट किया। बट फाइनली क्या होता है कि चलो ये देख लेते हैं। ही रोट हिज मेमोइर्स तुजुके जहांगीर, जिससे हमने देखा था कल कि बाबर ने पर्शियन लैंग्वेज में तुजुके बाबरी लिखी थी। और ज़रा मुझे ये बताइए कि उसको किस टर्किश में लिखी थी उसने तुजुके बाबरी, जिसको पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था? बताइए जल्दी से, जिसको हम बाबर नामा के नाम से जानते हैं। तो ये पर्शियन में ही लिखी थी। तुजुके बाबरी तो लिखी गई थी टर्किश लैंग्वेज में, बट तुजुके जहांगीर ये पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखी गई, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज पर्शियन ही कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी मुगल्स के उस टाइम पे। ही वॉज बरीड इन लाहौर। तो हमने देखा था क्या? हमने ये देखा था कि बाबर कहाँ बरी हुआ था? काबुल में, अकबर आगरा में, ठीक है, सिकंदरा में, और जहांगीर लाहौर में, ठीक है। तो एक अफगानिस्तान, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अभी आगे देखेंगे कौन कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो अब जहांगीर की डेथ के बाद जो प्रिंस खुर्रम है, दैट इज़ अ शाहजहाँ, वो आता है थ्रोन पे, और उसने भी रिवोल्ट किया कायदे से। इनको भी पहले साइड किया शाहजहाँ को, जहांगीर को। और सिर्फ ना इनको साइड किया, बल्कि जो जो भी उसको लगा कि नोबिलिटी में ये थ्रोन में आने के काबिल हो सकता है, जैसे शाहजहाँ के भाई, उनके भाई के लड़के, शाहजहाँ के ही भाई मतलब जहांगीर के और बेटे, उन सब को एक दिन ही, ये माना जाता है, बोला जाता है, और ये जो ट्रू भी है, एक दिन ही टंगवा दिया था। टंगवा दिया था से मेरा मतलब है मरवा दिया था, टंगवा के, फांसी मतलब वो करवा दी थी शाहजहाँ ने सबको, जितने मतलब जहांगीर के भाई थे। अब सोच सकते हो कि कितनी कितनी तो शादियां करते थे लोग, तो कितने बेटे होंगे इनके। वो सारे बेटों को, यानी अपने भाइयों को एक तरह से बोल सकते हैं, जहांगीर के भाइयों को, उनके भाई के बेटों को, तो उन सबको जो है लटवा दिया इसने, ताकि इसके थ्रोन पे जरा सा भी कोई आँच ना आए। हिज मदर्स नेम वॉज जगत गोसाई। अभी हमने देखा था वो नहीं थी, नूरजहाँ नहीं थी, जगत गोसाई इसकी माँ का नाम था, ठीक। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए मतलब जाना जाता था, बिकॉज अभी हमने देखा ये जो डेक्कन में जो भी जहांगीर के टाइम पे हुआ वो शाहजहाँ ने ही किया था। 3 years आफ्टर हिज एक्सेशन इज बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल, इनकी डेथ हो गई थी। इसकी वाइफ थी मुमताज़ महल, जिसका ओरिजिनल नेम था अर्जुमांड बानो, और 1631 में इसकी डेथ हो जाती है। और ताजमहल जो है उसी की याद में बनवाता है, ये सभी को पता है, 1632 से लेकर 53 तक ये इतने कार्यकाल में बनता है। थोड़ा सा अगर आप ये याद रख पाएंगे, अगर मैं ईयर की बात करूँ, आप में से काफ़ी लोगों की क्वेश्चन होगी कि सर हमें क्या ईयर एग्जैक्टली याद रखने हैं,
तो जैसे अगर आप शाहजहाँ का याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा जहांगीर का भी याद हो जाएगा और थोड़ा औरंगजेब का भी याद हो जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा अगर आप एक दो भी डेट याद रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एटलीस्ट आप रिलेट कर सकते हो और ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सही कर सकते हो। बिकॉज एग्जैक्ट डेट रटना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि सिर्फ यही डेट नहीं रटनी आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें रटनी होती हैं, आई नो, ठीक है। तो 1632 में ही डिफीटेड पोर्तुगीज़ को हराया इसने, और इन 1637 ही एनेक्स्ड अहमदनगर। तो अगर हम बात करें अभी जो अभी हम पीछे देख रहे थे, जो मलिक अंबर था उसने भी पूरी तरह से अहमदनगर सीड नहीं किया था। अगर हमने पीछे यहाँ पे आपने देखा होगा इस चीज़ को कि उसने पूरी तरह से सीड नहीं किया था, उसने सिर्फ बालाघाट की जो टेरिटरी उसको सीड किया था। अब यहाँ पे जो अहमदनगर है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है शाहजहाँ के। तो ईयर यहाँ पे याद रखिएगा, इन विच ईयर 1637, 1628 में थ्रोन पे आता है, देन 1637 में इसने पूरी तरह से अहमदनगर को एनेक्स कर लिया। बीजापुर और गोलकोंडा जो है इन्होंने सुजरानिटी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई आप ही हमारे शहंशाह हैं। अब एक ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये तो दोनों मतलब इस्लामिक थे, ये भी मुस्लिम थे और ये भी मुस्लिम थे, ठीक है। अब जैसे विजयनगर और वर्सेस ये हुआ डेक्कन के सुल्तान, तो हमें समझ में आता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। यहाँ क्या था, यहाँ भी एक्चुअल में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम ही था, लेकिन क्यों? क्योंकि मुस्लिम में आपको पता होगा एक शिया होते हैं और एक सुन्नी। ये जो होते हैं मुगल्स, ये सुन्नी थे, ठीक है, और ये जो थे ये शिया थे। तो शिया और सुन्नी में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो इसीलिए जो है मुगल्स इस चीज़ का हवाला देते हुए इनके खिलाफ वो कर रहे थे। बीजापुर गोलकोंडा को अभी तक एनेक्स नहीं किया गया था, जो कि औरंगजेब के टाइम पे किया जाएगा। अभी सिर्फ अहमदनगर को ही एनेक्स किया गया था शाहजहाँ के द्वारा। इन लोगों ने जब देखा, ये लोग क्यों असिस्ट कर रहे थे, बिकॉज जानते थे कि अगर यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, तो वही है कि फिर वही बोलेगा मलिक अंबर कि हम भी पहले गए तो तुम भी पहले जाओगे, यानी बीजापुर और गोलकोंडा में आने में देर नहीं लगेगी। और बीजापुर यहाँ था, अहमदनगर यहाँ था, तो उसको ये लगा था, और गोलकोंडा यहाँ पे, तो गोलकोंडा वाले सोच रहे थे कि भाई ये बफर के तौर पे ऐड कर रहा है, और इनको बीजापुर वालों को भी लग रहा था ये बफर के तौर पे ऐड कर रहा है। अहमदनगर अगर हम सपोर्ट करेंगे तो मतलब पहले ही वहीं तक रुक जाएंगे, नहीं तो इसके बाद सीधे हमारा ही नंबर होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने जल्दी से सुज़रानिटी एक्सेप्ट कर ली, मतलब मान लिया कि ठीक है, हम आपकी जो कि हाँ आप ही थ्रोन पे हैं और हम आपकी सुज़रानिटी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब शाहजहाँ भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा, या फिर जहांगीर भी, या फिर फॉर दैट मैटर शाहजहाँ भी, मतलब बहुत ज़्यादा इनके मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बिकॉज उनको ही पता था कि ठीक है मैं नेक्स्ट तो कर लेंगे, बट कंट्रोल करना उतना भी आसान नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया ठीक है आप हमारी सुज़रानिटी एक्सेप्ट कर लो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये अहमदनगर है, ये बीजापुर है, और ये गोलकोंडा है, बीच में बिदर छुपा, और यहाँ पे आपका बेरार है, ये वाला बेरार वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे तो बेरार में ही जो है ये बैठा हुआ था, मतलब सॉरी बेरार को मतलब पहले ऑक्यूपाई कर लिया था, बेरार तो पहले ही चला गया था उनके उसमें। अहमदनगर की इस बार बारी थी, तो मलिक अंबर ने जो है पूरी तरह से हार गया शाहजहाँ के हाथों में, और उसके बाद जो है बीजापुर और गोलकोंडा ने दोनों ने सुज़रानिटी एक्सेप्ट कर ली, किसकी? शाहजहाँ की। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब आते हैं शाहजहाँ पे। तो शाहजहाँ रेन इज़ डिस्क्राइब्ड बाई फ्रेंच ट्रैवलर, इसके टाइम पे ट्रैवलर आए, बर्नियर और टैवर्नियर, दोनों फ्रेंच थे, और इनकी किताब है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब है ट्रैवल्स इन दी मोगल एम्पायर। मोगल का मतलब क्या? मुगल। तो ये मंगोलॉइड थे, तो खुद को ये मोगल बुलाते थे, ठीक है, और यहीं से मुगल नाम पड़ा। मुगल एम्पायर जो हम बोलते हैं वो एक्चुअली मोगल से वर्ड आया है, ठीक है, बिकॉज ये लोग मंगोलॉइड थे। हमने पहले भी देखा था, उज़्बेक ओरिजिन बताते हैं, उज़्बेकिस्तान के बगल में ही मंगोलिया है, चाइना के ऊपर। तो ये बोलते हैं कि हम वहीं से ओरिजिन है, मंगोल ओरिजिन है, चंगेज़ खान के हम डिसेंडेंट्स हैं, बाबर खुद बोलता था ये, और उसने इस चीज़ को बाबरनामा में लिखा भी, मतलब तुझे के बाबरी में लिखा भी उस चीज़ को। तो ट्रैवल्स इन दी मोगल एम्पायर फ्रैंकोइस बर्नियर की, और जीन बैप्टिस्टे ट्रैवर्नियर की ट्रैवल्स इन इंडिया। तो ये भी थोड़ा सा किताब के नाम भी याद रखिएगा। चलिए मैं आपसे जल्दी से पूछता हूँ कि जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का कौन से वॉल्यूम में है, और इसको किसने कंपोज किया था, किसने लिखा था? और इटालियन ट्रैवलर था निकोलो मनुक्की, इसकी आज सच कोई बुक नहीं है जो आपको याद रखनी है। और पीटर मुंडी जो है दैट डिस्क्राइब द फैमाइन दैट अगर ड्यूरिंग द शाहजहाँ से। बट ये बर्नियर और टैवर्नियर अच्छे से याद रखिएगा, शाहजहाँ के टाइम पे आए थे, ऑलराइट। तो ट्रैवल्स इन दी मोगल एम्पायर और ट्रैवल्स इन इंडिया, ये बुक्स के नेम हैं, ये आपको पता होने चाहिए। देन आते हैं शाहजहाँ रेन, और वो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ऐने अकबरी, वो थर्ड पार्ट है अकबरनामा, जो थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा का, दैट इज़ ऐने अकबरी, जिसको कि अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल का भाई था फैज़ी, और फैज़ी किस लिए जाना जाता है कल हम लोगों ने देखा था, जरा कमेंट में बताइए। आई से वो चीज़ स्टार्ट होती, मैंने कुछ आपको बताया था, जहाँ पे रिलीजियस डिस्कॉर्सेज हुआ करते थे। शाहजहाँ रेन इज सेड टू हैव मार्क द पिनाकल ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर, इज नोन फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम, द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड ताजमहल। तो ये पता होंगे आई होप, ठीक है।
लेकिन नहीं पता है तो अब रट लो। ताजमहल तो सबको पता ही है शाहजहाँ ने बनवाया था। रेड फोर्ट जो लाल किला है वो भी बनवाया किसने? शाहजहाँ, जो कि दिल्ली में, और जामा मस्जिद भी दिल्ली में है और इसको भी शाहजहाँ ने ही बनवाया। बाकी ताजमहल तो पता होगा आगरा में है, और इसी के पास में ही आपका आगरा का जो किला है, आगरा का जो फोर्ट है वो भी लोकेटेड है। यहाँ पे हम अभी डिटेल में आर्किटेक्चर पे नहीं जा रहे हैं, आर्किटेक्चर मैंने लास्ट में रखा हुआ है, वहाँ पे आर्किटेक्चर अच्छे से देखेंगे, सारी चीज़ें किस टाइप का आर्किटेक्चर हुआ करता है, तो और बाकी अदर चीज़ें, ठीक है। तो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद कहाँ पे? आपके दिल्ली में। तो अभी जितना आ रहा है उतना देख लीजिए, बाकी तो लास्ट में हम देखेंगे। और जो मैंने आपसे पूछा था फैज़ी के बारे में, वो इबादत खाना है, ठीक है। और ये दोनों जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। ये क्या है? ये तो मोदी जी हैं, और वो मोदी जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मोदी जी खैर इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो राइट साइड में आप देख पा रहे हो, ये है कोहिनूर, ये है कोहिनूर। और ये जो देख पा रहे हो ये है पीकॉक थ्रोन, ठीक है, ये है पीकॉक थ्रोन। अब ये पीकॉक थ्रोन क्या है? पीकॉक थ्रोन है मतलब एक एलिवेटेड पार्ट, और एलिवेटेड पार्ट में बनवाया जाता था। देखो, शाहजहाँ ने बनवाया था दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास में जो है बहुत ही खास लोग रहते थे, मतलब खास लोग इन दी सेंस नोबिलिटी के लोग, किंग और बाकी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए दीवाने खास को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। वेयर इसको शाह पैलेस के नाम से भी जानते हैं, और ये है कहाँ पे? ये है दिल्ली में। और दीवाने आम में आम रखे जाते थे, मतलब इसमें जो कॉमन पीपल हैं वो बैठते थे, कॉमन पीपल लोगों की गैदरिंग वो करती थी। अभी वो जब आर्किटेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आगरा में, आगरा फोर्ट में, ठीक। तो इसी दीवाने खास में पीकॉक थ्रोन बनवाया गया था, बहुत ही एलिवेटेड, मतलब ये रेड फोर्ट लाल किले में स्थित है, अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा, मतलब बहुत ही, अभी तो ये नहीं है, मतलब उसी तरह का एक आपको एलिवेटेड मिलेगा, तो उससे आप मैं रिलेट करने को बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखा कोई नहीं। तो मतलब काफ़ी एलिवेटेड पार्ट में बनाया जाता था, और ये पीकॉक थ्रोन यहाँ पे राजा साहब बैठते थे पीकॉक थ्रोन में, इसलिए बनवाया गया था ताकि हाँ मतलब कि ये जो हमारे बैठे हुए हैं, ये जो किंग हैं, ये भगवान के अवतार हैं, शैडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। किसने टाइटल लिया था जरा बताइए? शैडो ऑफ गॉड का सबसे पहले। तो ये भगवान के अवतार, इसलिए बेटा कायदे में रहना, मतलब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये चीज़ एक्चुअल में राजपूत रूलर्स ने स्टार्ट किया था। फिर हमने देखा तो उससे पहले भी स्टार्ट हुआ था, जिस तरह अशोक ने खुद को देवनामी पियादसी बोला कि बिलवर्ड ऑफ गॉड, ताकि क्यों? क्योंकि ताकि लोग रिस्पेक्ट करें कि भाई तो भगवान है, भगवान के अवतार हैं ये, ठीक है। तो ज़िले लाई सबसे पहले बलबन ने लिया था, हमने देखा। तो ये पीकॉक थ्रोन है। अभी मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ? सबसे पहली बात तो इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, और इतना मतलब इतना ज़्यादा महंगा है, अब इस मतलब को क्या ही मैं बताऊँ, मतलब रफली 5 बिलियन डॉलर्स में तो है, रुपीज़ में 5 बिलियन रुपीज़ में, इसमें तकरीबन एक इतना किलो सोना लगा हुआ था, 1100 किलो रफली सोना लगा हुआ था, गोल्ड। और ना जाने कितना किलो, आई थिंक रफली 300 किलो का प्रेशियस स्टोन लगे हुए थे इसमें। मतलब इसकी वर्थ जो है एकदम एस्टिमेट ही नहीं की जा सकती। ऐसे आप समझ सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ 5 बिलियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ। अभी कहाँ पे ये, जैसे ये तो कोहिनूर हीरा है, ठीक है, कोहिनूर हीरा का यहाँ वैसे कोई लेना देना नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। बट ये दोनों जो है एक ही टाइम पे नादिर शाह जो आया था, अभी हम देखेंगे नादिर शाह के बारे में, उसने लूटा था इसको, दोनों एक साथ ले गया था। पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन का तो कुछ पता नहीं है, जैसे आपको तो इसके बारे में पता होगा, कोहिनूर ये जो ब्रिटिश का रानी राजा होता है उसके क्राउन पे ये सजा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन के पास है, ठीक है। और इसकी भी अगर मैं वर्थ बात करूँ अगर, तो इतनी वर्थ है कि किसी कंट्री की बहुत सारी कंट्री बिक जाएँ एक साथ, इतनी वर्थ है इसकी, ठीक है। तो रफली 5 बिलियन, ये माना 5 बिलियन नहीं है, आई थिंक 20 बिलियन की है, 20 बिलियन का जो है इसका वर्थ है, 20 बिलियन। समझ सकते हो कि कितना इसका वर्थ होगा कोहिनूर का। तो ये माना जाता है कि इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको साउथ इंडिया से, एक आंध्र प्रदेश में एक माइन है वहाँ से इसको ककातिया डायनेस्टी ने सबसे पहले निकाला था, ठीक है, ककातिया। फिर ये महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुँचा, फिर यहाँ पे मतलब आया नादिर शाह के पास पहुँचा, और इस तरह से फिर उसको ब्रिटिशर ले गए, ठीक है। तो खैर, और इसकी अगर बात करें पीकॉक थ्रोन की, तो पीकॉक थ्रोन के बारे में कुछ पता नहीं कहाँ है, कैसा है मतलब कि इसको ऐसा माना जाता है कि इसके स्टोन वगैरह निकाल लिए गए, जो सोना है वो लूट लिया गया, और इसके बारे में कुछ पता नहीं। और पीकॉक थ्रोन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 पीकॉक्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मोदी जी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, ये आप कॉमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ फेलिंग हेल्थ सेट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 4 sons in 1657. Aurangzeb emerged the victor, who crowned himself in July 1658. Shah Jahan was imprisoned by his son Aurangzeb in Agra fort, where he died in captivity in 1666. He was buried at Taj. हेल्थ ख़राब हो गई, ठीक। अब इन्होंने क्या किया था जहांगीर के साथ, जो जहांगीर ने अकबर के साथ किया था, क्या? रिवोल्ट अगेंस्ट ओन फादर, अपने ही पिता के खिलाफ रिवोल्ट, ठीक। तो जहांगीर ने तो ऐसा कुछ मारा नहीं था, शाहजहाँ ने भी ऐसा कुछ गला नहीं काटा था,
लेकिन औरंगज़ेब ने ज़रूर ये काम कर दिया, उसने इनको जेल में डाल दिया और वहीं पे इनको सड़ने के लिए छोड़ दिया। किसको? शाहजहाँ, जो इनके फादर थे। बिकॉज शाहजहाँ जो चाहते थे वो चाहते थे कि दारा शिकोह अगला रूलर बने, बट ये औरंगज़ेब नहीं चाहते थे। तो औरंगज़ेब ने पहले तो इनको ये काम किया और पहले तो इनके साथ युद्ध लड़े दारा शिकोह के साथ। तो औरंगज़ेब पे देख लेते हैं, तो 1658 में, एंड ही इज़ कंसिडर्ड द लास्ट वन ऑफ द लास्ट एबल रूलर ऑफ द कंप्लीट मुगल डायनेस्टी। मुगल के बाद इसके बाद जो है ऑलमोस्ट ख़त्म, खट 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 खट, जैसे नहीं आप मैच देखते होंगे कि 200 रन पे 2 विकेट हैं और फिर 50 रन पे देखा तो 7 विकेट हो गए, वो हाल था। ठीक है, अभी शुरू में कितने हमने देखा कितना लंबा लंबा टाइम पीरियड चल रहा था और कितना देर से हो रहा था। बस औरंगज़ेब के बाद कल की क्लास पूरी लगी थी कहाँ तक? अकबर तक। आज भी अभी औरंगज़ेब तक पहुँचे। अभी औरंगज़ेब के बारे में देखेंगे, 5 मिनट लगेगा बस औरंगज़ेब के बाद के आई थिंक जो 7-8 रूलर होंगे उनके बारे में देखने में। ठीक है, तो औरंगज़ेब डिफीटेड दारा। दारा कौन? दारा शिकोह, जो इसका भाई था। ठीक है, इसको हराया धर्मत में, सामूगढ़ में। मतलब पहले देखो, ऐसा नहीं कि 2 ही भाई थे, आपको लगता है 2 होंगे, बहुत सारे थे। ठीक है, तो उनको पहले ही वो एलिमिनेट हो चुके थे। अब इनके बीच में मेन जंग थी। तो दारा शिकोह को पहले धर्मत में हराया 1658, सामूगढ़ में हराया 1658, देवराई में हराया अगेन, और यहाँ पे ये लास्ट बैटल था बिटवीन औरंगज़ेब एंड दारा शिकोह, जहाँ पे दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है औरंगज़ेब के द्वारा, और यहाँ पे औरंगज़ेब खुद को थ्रोन पे स्टैब्लिश कर लेता है। आफ्टर विक्ट्री के बाद औरंगज़ेब वॉज क्राउंड एट दिल्ली अंडर द टाइटल आलमगीर। खुद को ये टाइटल देता है और अंडर द टाइटल ऑफ आलमगीर ये इसने दिल्ली का जो क्राउन है उसको संभाल लिया। नाउ औरंगज़ेब कैप्चर्ड। अब यहाँ पे एक स्टोरी पूरी टाइप में लिखी हुई है सिंपल फॉर्म में, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो गुरु तेग बहादुर थे, जो 9th सिख गुरु थे सिख धर्म के, जो टोटल 10th सिख गुरु थे उनमें से 9 थे, और इन्होंने विरोध किया था कश्मीरी पंडित्स का जो कन्वर्जन हो रहा था इस्लाम धर्म में वो, और ख़ुद इन्होंने इस्लाम धर्म से कबूल करने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज जिसके रिगार्डिंग औरंगज़ेब फोर्स कर रहा था। तो इसलिए इनको जो है क्या करवा दिया गया था? ही वॉज एग्जीक्यूटेड, मरवा दिया गया था। जो आखिरी सिख गुरु थे दैट इज़ इनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह, तो उन्होंने खालसा पंथ ऑर्गेनाइज किया। मैंने आपको बताया था खालसा दैट इज़ अ वॉरियर क्लास अमंग दी सिक्स। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने फादर का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, बट फाइनली बदला तो उतना नहीं ले पाए और इनकी जो हत्या है वो कर दी जाती है एक अफ़गान के द्वारा। औरंगज़ेब ने तो नहीं करी, एक अफ़गान ने इनकी हत्या कर दी थी, इनको असैसिनेट कर लिया था 1708 में। देन अब ऐसा नहीं है, ये लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। इसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया था एक तरह से खुद का सक्सेसर बंदा बहादुर। ये कोई मतलब सिख गुरु के तौर पे हम नहीं बोलते इनको, बट हाँ इनके ट्रस्टेड डिसाइपल थे गुरु गोबिंद सिंह। तो इन्होंने जो है फाइनली ही वॉज नेम्ड एज बंदा बहादुर भाई, मतलब इनको बंदा बहादुर का नेम इन्होंने दिया था। तो इन्होंने जो है वॉर कंटिन्यू रखा अगेंस्ट दी मुगल्स, बस इतना हमें ध्यान रखना इनके रिगार्डिंग। देन ये मतलब हिंदी में लिखा हुआ, अगर आप देखना चाहें तो पॉज करके। ड्यूरिंग द फर्स्ट 23 ईयर्स ऑफ हिज रूल औरंगजेब कंसंट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेट इसका 23 साल तक रहा कि कैसे इसकी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट किया जाए और कैसे यहाँ से जो इन्वेजन हो रहा है उनको रोका जाए। ठीक है, बट अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आने वाला था ना सिर्फ औरंगजेब के करियर में बल्कि पूरे मुगल एम्पायर के करियर में। क्यों? अब इसका ध्यान गया कहाँ पे? साउथ इंडिया में, कि चलो साउथ इंडिया चलते हैं। उस टाइम पे यहाँ रूल था मराठा का, इसकी बदकिस्मती थी। इसको लगा कि ठीक है जाएंगे, एनेक्स करके आ जाएंगे, लेकिन गए तो, लेकिन वापस कभी नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे थे कौन? शिवाजी द ग्रेट। ठीक है, छत्रपति शिवाजी यहाँ बैठे हुए थे और ये कभी वहाँ से लौट नहीं पाया। और उसका मेन रीज़न छत्रपति शिवाजी ही थे, नाक में दम करके रखे हुए थे इसके। क्योंकि अगर आपको यहाँ नीचे जाना है तो पहले मराठा से तो लड़ो, बिकॉज जब तक ये 23 साल में यहाँ पे अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रहे थे, एक्चुअल में शाहजहाँ जब ये ऑक्यूपाई किया था इसने, क्या अहमदनगर, पीछे बताए थे तुम्हें अभी, ठीक। तो उस टाइम इनके जो पिता थे शिवाजी के, उन्होंने हेल्प करी थी शाहजहाँ की। ठीक है, तो मतलब एक तरह से औरंगजेब का जो फादर है और इनके शिवाजी के जो हमारे फादर है उनके बीच में अलायंस था, ऐसे समझ सकते हो थोड़ा सा। अब यहाँ पे शिवाजी जो हैं ये भी तो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे थे 23 साल तक जब ये यहाँ था औरंगजेब नॉर्थ इंडिया में। एक सेकंड रुकिएगा। चले, तो यहाँ पे जब नॉर्थ इंडिया में था औरंगजेब, ठीक है, तो उसी टाइम पे शिवाजी साउथ इंडिया में थे, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे थे। और अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरीज़ में तो नहीं जा रहा हूँ कि इस तरह से मतलब क्या क्या हुआ, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। एक स्टोरी आप यहाँ पे समझ सकते हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कितने शिवाजी हमारे
एबल वन ऑफ दी, मतलब कितने गजब के रूलर थे, ठीक है। तो ही वॉज अ मराठा किंग, ये तो सभी को पता होगा ना, एन आर्च एनिमी ऑफ औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब और साउथ इंडिया के बीच में सिर्फ एक ही रोड़ा था, हम बोल सकते हैं, वो थे शिवाजी हमारे यहाँ, ठीक है। व्हेन औरंगजेब कुड नॉट एलिमिनेट हिम ही कॉन्स्पायर्ड इन 1665, मतलब इनको एलिमिनेट कर ही नहीं पा रहा था वो, तो उसने क्या किया, नीचता पे उतारू हो गया वो, ठीक है। और उसने क्या किया, जयसिंह, ये भी नीच ही कहे जाएंगे फिर, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कॉन्स्पायर किया और धोखा दिया शिवाजी को। इन्होंने बुलाया, ये वॉज अ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, तो इन्होंने मतलब औरंगजेब ने साठगाड़, मतलब इनको थोड़ा सा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑफर दे दिया, और उस ऑफर में फंस गया जयसिंह। तो इन्होंने शिवाजी को बुलाया कि हाँ ठीक है, इस तरह से औरंगजेब आपको बुला रहे हैं, कोर्ट में आइए और सारी चीज़ें मतलब ठीक होंगी, ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हुआ क्या कि शिवाजी को कैप्चर कर लिया गया, शिवाजी को इम्प्रिजन कर दिया गया कैप्चर करके औरंगजेब के द्वारा, लेकिन फिर भी वह एस्केप कर गया जैसे तैसे, मतलब भाग निकले वहाँ से इन दी 1674, ठीक है। एंड ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट मोनार्च, और इन्होंने खुद को छत्रपति का टाइटल दे दिया। ही डाइड इन 1680, इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 तक। तब तक तो कुछ कर ही नहीं पाता औरंगजेब। 1680 में जब इनकी मृत्यु होती है तब जाके कहीं औरंगजेब के कुछ और सपने बुलंद होते हैं, और उसने संभाजी जो कि इनके बेटे थे शिवाजी की, उनकी हत्या करवाई, ठीक है, इन द ईयर 1689, और खुद मर गया 1700 में, ठीक है। संभाजी वो सक्सीड बाई हिज ब्रदर राजाराम, एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सॉरी, वो तो 1707 में मरेगा, सॉरी, ठीक है, 1707 में मरेगा कौन, औरंगजेब। और ये यहीं पे मरेगा, कहाँ पे, औरंगाबाद। अभी औरंगाबाद जो एक्चुअल में नाम है ना, वो औरंगजेब पे ही पड़ा, वो भी देखेंगे। तो ये सब क्या है, मतलब किसने वो किया, वो ज़्यादा भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगला जो हमारा लेक्चर होगा, यानी कि जो कल का लेक्चर होगा, कल का जो चैप्टर होगा, वो मराठास पे ही बेस्ड होगा। तो कल हम सब कुछ देखेंगे, पढ़ेंगे मराठा के बारे में। यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि शिवाजी एक एनिमी थे औरंगजेब के, फिर औरंगजेब एक एनिमी था शिवाजी का, और किस तरह से उस औरंगजेब की, मतलब शिवाजी की डेथ हुई 1680 में। तो उनके बेटे आते संभाजी जिनकी हत्या करवा देता है कौन, औरंगजेब। बाकी चीज़ आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी में लिखा हुआ, पॉज करके देख सकते हैं। बीजापुर, वो एक सेकंड रुकिए अभी, ठीक है। बीजापुर वॉज एनेक्स बाई औरंगजेब इन 1686, ये देख लीजिए, बिकॉज अभी हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कि अभी तक सिर्फ अहमदनगर ही कब्जाया था, बीजापुर गोलकोंडा ने सुजरैनिटी